Hello everyone, I hope you're all doing fine in the lockdown and we are back here with another video on personal finance. एंड इस बार का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है कि क्या आपको नए टैक्स रिजीम को चूज़ करना चाहिए या आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टिक करना चाहिए। आपको पता है कि इस ईयर के बजट में हम सबको ये ऑप्शन दिया गया है कि हमें या तो एक न्यू रिजीम दी गई है जिसके लोअर टैक्स रेट्स हैं या हम उसको ऑप्ट कर लें, या हमारे पास एक ओल्ड रिजीम है जिसके अंदर काफ़ी सारे डिडक्शंस अवेलेबल हैं, हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन प्रायोरिटीज़ हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा रिजीम जो है उसको ऑप्ट करें ताकि हम एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों रिजीम्स के अंदर अगर वो कंपैरिजन करना है तो हमें दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा। द फर्स्ट पैरामीटर इज़ कि इंक्रीमेंटल बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है। जो न्यू रिजीम है वो बेसिकली उसके अंदर टैक्स रेट्स 5 लाख से 15 लाख के बीच में कुछ कम हुए हैं, तो वहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को जिनका इनकम उसमें फॉल कर रहा है 5 लाख से 15 लाख के बीच में। एंड जो उसमें बेनिफिट मिलेगा उनको, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजीम में कुछ डिडक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं और जो काफ़ी लोग करते हैं, तो क्या जो बेनिफिट उनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम से मिल रहा है क्या वो बेनिफिट जो न्यू स्कीम से मिलेगा उससे कम है या ज़्यादा है। क्योंकि ये दोनों बेनिफिट्स एक्सक्लूसिव हैं, दे आर नॉट इंक्लूसिव इन नेचर, वो दोनों अलग अलग बेनिफिट्स हैं और आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे एग्जिस्टिंग स्कीम से डिडक्शन से कितना बेनिफिट हो रहा है और मुझे जो न्यू स्कीम है उसके जो टैक्स रेट्स कम है उससे कितना बेनिफिट होगा, एंड देन ओनली यू हैव टू टेक अ डिसीजन। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि आपके जो डिडक्शंस एग्जिस्टिंग स्कीम में हैं वो कौन से हैं और उसका कितना अमाउंट आप ऑलरेडी अपने लास्ट आईटीआर में आपने भरा है, टू गिव ग्लिम्स टू यू कि कितना आप डिडक्शंस क्लेम करते हो हर साल। उसी के ऊपर ये बेस हो सकता है कि आप जितना डिडक्शन क्लेम करते हो उसके हिसाब से वो कितना बेनिफिट होता है एग्जिस्टिंग स्कीम में, और अगर आप वो बेनिफिट फॉरगो करते हो और न्यू स्कीम में जाते हो तो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो अगर आपको एक चॉइस लेना है तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं एग्जिस्टिंग स्कीम में वो कौन से हैं और हमें उनको क्या ध्यान उन पे क्या ध्यान देना चाहिए ताकि वी कैन टेक अ डिसीजन ऑन विच रिजीम टू चूज। सो फर्स्ट हम डिडक्शन पे फोकस करेंगे टू अंडरस्टैंड कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन से डिडक्शन अवेलेबल हैं जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं। इसमें से कुछ लोग कुछ चीज़ें ले रहे होंगे, कुछ लोग कुछ और चीज़ें ले रहे होंगे, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सा डिडक्शन ले रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो डिडक्शन हम ले रहे हैं वी हैव टू टेक आउट कि वो टोटल डिडक्शन कितना ले रहे हैं। हम 1 लाख डिडक्शन ले रहे हैं, 2 लाख ले रहे हैं, 3 लाख ले रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट आईटीआर में जाएं और इन डिडक्शंस जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको देखें एंड देन टेक आउट द टोटल वैल्यू ऑफ रिडक्शंस व्हिच यू आर क्लेमिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में लॉट ऑफ रिडक्शंस आर अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीसी प्लस इन्वेस्टमेंट्स, इसको मैं एटीसी प्लस इसलिए बोलता हूँ कि एटीसी तो एक अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एटीसीसीडी है, सीसीडी 1 है, सीसीडी 2 है, ट्रिपल सी है। ये सब ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इधर आप अपने पीपीएफ में, पीएफ में अमाउंट डिपॉजिट करते हो, या आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो, या आप एनपीएस सब्सक्राइबर हो, या आपका एम्प्लॉयर भरता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स बहुत कॉमनली यूज्ड इन्वेस्टमेंट है और ये सेक्शन भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो इसलिए आपको एटीसी को इन एनी केस आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको एटीसी में और एटीसी प्लस सीसीडी, सीसीडी 1, सीसीडी 2, सीसी ट्रिपल सी, इसमें कितना आपका इन्वेस्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें हाउस रेंट अलाउंस पे भी डिडक्शन मिलता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो कितना पे कर रहे हैं। वो 2 लाख इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट हाउस इज अवेलेबल for claiming the deduction. To that you have to see LTA, medical insurance premium is there on which deduction is available. Apart from that standard deduction सबके लिए available है which is 50,000 rupees, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे आपको 10,000 तक का रिबेट मिलता है। एजुकेशन लोन इंटरेस्ट पे आपको रिबेट मिलता है। एंड लास्ट पार्ट इज द पीएम केयर्स। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि एज वी आर गोइंग थ्रू कोविड टाइम्स और सभी इस समय डोनेशंस दे रहे होंगे, तो पीएम केयर्स पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में एक्सक्लूसिव था। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम का जो मैंने डिडक्शन बनाया है तो पीएम केयर्स उसी में था। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि पीएम केयर्स का डिडक्शन जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी डिडक्शंस हैं एटीजी में
जो आप डिफरेंट अदर सोसाइटीज को दे रहे हैं या फिटिस को दे रहे हैं, एनजीओ को दे रहे हैं, वो भी न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है या नहीं, इस पे कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीएम केयर्स से आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में, बट whether it is applicable for all other government and non-government bodies, it is yet to be seen. तो इन डिडक्शंस का आप एक अपना समेशन निकाल लीजिए, अपना एक सम जो है मोटा मोटा वो निकाल लीजिए लास्ट ITR या फॉर्म 16 से, एंड आफ्टर यू हैव डन दैट देन यू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पास एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स कौन से हैं। तो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स जो हमारे पास हैं वो अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में 0 से 2.5 के बीच में है 0%, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 7.5 के बीच में 20%। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 लाख से 7.5 लाख में न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स है इट इज ओनली 10%, तो द टैक्स इज 10% लेस देन व्हाट इज देयर इन द ओल्ड रेजिम। तो मैं वो कह रहा था कि न्यू टैक्स रेजिम का जो बेनिफिट है वो है लोअर टैक्स रेट्स, राइट, और स्पेशली 5 लाख से 15 लाख कंपैरिजन करेंगे आप तो हर केस में जो टैक्स रेट है वो लोअर है। तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10% टैक्स है न्यू टैक्स रेजिम से, इससे डायरेक्टली बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है ₹25,000 का। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट में जो 7.5 लाख से 10 लाख तक का है उसमें न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स रेट है दैट इज 15%, वेयर एज एग्जिस्टिंग टैक्स रेट जो है वो 20%। तो उसके हिसाब से जो आपको बेनिफिट क्यूमुलेटिव बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है तो वो है 37,500 रुपीज। ये 37,500 रुपीज क्यूमुलेटिव बेनिफिट है जिसके अंदर 25,000 रुपए जो आपकी 5 से 7.5 तक की इनकम के ऊपर जो आपको बेनिफिट मिला वो है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं, प्लस 12,500 जो आपको बेनिफिट मिला 7.5 से 10 लाख के बीच में। फिर 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में अगेन देयर इज अ 10% ऑफ बेनिफिट, तो 10% ऑफ बेनिफिट मतलब अगेन 25,000 मोर आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब कि 62,500 बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं। सिमिलरली 2.5 लाख से 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में आपको न्यू टैक्स रेजिम में 5% का बेनिफिट मिलता है विच इज अनदर 12,500 रुपीज, दैट मींस 75,000 रुपीज, और 75,000 रुपीज पे आपका बेनिफिट उठ जाता है। तो न्यू टैक्स रेजिम में मैक्सिमम बेनिफिट व्हिच यू कैन गेट इज 75,000 रुपीज, उससे ज्यादा बेनिफिट आप न्यू टैक्स रेजिम में नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ डिडक्शंस उसमें अवेलेबल हैं पर वो डिडक्शंस कॉमनली यूज्ड डिडक्शंस नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। apart from the employer's contribution to NPS which is available in case of the new regime, जो भी आप यूज कर रहे हैं, whether आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं, your own contribution to NPS, your PPF, GF, वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। बट उसका जो बेनिफिट है लोअर टैक्स रेट का दैट इज मैक्सिमम 75,000 रुपीज इफ यू completely shift to new tax regime and you do not claim any deduction in old tax regime। अगर आप old tax regime में कोई डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे थे तो आपको सीधा सीधा जो बेनिफिट होने वाला है न्यू regime से वो है 75,000 रुपीज का। बट अब ये उनके लिए तो ठीक है जिनके पास जो कभी टैक्स प्लानिंग करते नहीं थे, जो कभी डिडक्शन करते नहीं थे, जो बिलीव नहीं करते हैं सेविंग में, या जिनका जो फंक्शनिंग है वो ज्यादा इक्विटी की तरफ है, या वो लैंड में इन्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज नहीं करती है, अगर किसी की ऐसी प्रायोरिटीज हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हैं अगर वो ऐसी स्लैब्स में हैं। बट ऐसा होता नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उसमें डिडक्शंस जो हैं बहुत सारी अवेलेबल हैं, 80 बहुत सारी अवेलेबल हैं ओल्ड रेजिम में जो आपको बहुत बेनिफिट देती हैं। तो उसमें जो बेनिफिट आपको हो रहा है और जो इस स्लाइड में दिख रहा है आपको जो बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम से जाने से हो रहा है बिकॉज ऑफ लोअर टैक्स रेट्स, आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने इसको 3 कैटेगरीज में बांटा है, राइट। 3 कैटेगरीज में हमने इसलिए बांटा है बिकॉज 3 डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट बिहेवियर है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका बिहेवियर ये है कि अगर आपका इनकम जो है वो लेस देन 5 लाख है विद और विदाउट डिडक्शन, मतलब कि चाहे आप डिडक्शन ले रहे हो, आपकी इनकम 6 लाख है, आपने डिडक्शन लेके अपनी इनकम जो है उसको 5 लाख से नीचे कर लिया है, या फिर आपकी इनकम वैसे ही 5 लाख से नीचे है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, राइट, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, राइट। तो अब इसमें क्या है कि ये जो लास्ट ईयर एक अनाउंसमेंट किया गया था, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, तो उस समय जो अनाउंसमेंट किया गया था वो ये किया गया था कि अगर आप 5 लाख से नीचे आपका इनकम आता है विद और विदाउट डिडक्शन, तो जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप एज अ रिबेट क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 87A में। तो मैक्सिमम रिबेट जो उसमें अवेलेबल है 12,500 है। तो इसमें जो न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में उनको फायदा नहीं होगा जो दोनों 5 लाख से कम है, उसमें किसी को दोनों में से किसी को कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला बिकॉज दोनों के लिए कोई टैक्स नहीं बनता। बट ये उसको जरूर फायदा है जो 6 लाख के आसपास है या जो 6.5 लाख के आसपास है। अब जो 6.5 लाख के आसपास है या 6 लाख के आसपास है, 6.5 लाख के आसपास है, अगर वो अपना रिडक्शन कर करके जो कि ओल्ड टैक्स स्कीम में वो कर सकता है, राइट, वो करके उसको 5 लाख के पास ले आता है या 5 लाख से नीचे ले आता है,
तो उस केस में ही कैन बी फुल एग्जाम फ्रॉम द टैक्स, तो उसकी भी सेविंग्स वहां पे सब्सटैंशियल हो सकती हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोज हु आर जस्ट अबव 5 लाख, दैट 6.5 लाख, इवन 7 लाख फॉर दैट मैटर, थ्योरेटिकली वो डिडक्शंस ले लेके 5 लाख से नीचे आ सकते हैं, बट 6 लाख के लिए आई डोंट थिंक कि वो 6 लाख वाला जो इनकम वाला बंदा है वो 3 लाख का डिडक्शन ले सकता है। वो मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख 1.5 लाख ही ले सकता है, उससे डिडक्शन उसके लिए लेना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उसको बाकी खर्चे भी करने हैं, राइट? तो इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव इनकम अबव 5 lakhs बट कैन ब्रिंग इट टू बिलो 5 lakhs यूजिंग डिडक्शंस, उसके लिए बेनिफिशियल है ओल्ड स्कीम में रहना, ठीक है? अदरवाइज दोनों स्कीम्स जो है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, 5 लाख के लिए दे आर न्यूट्रल, उससे किसी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ओल्ड स्कीम में, तो आप ओल्ड स्कीम में रहिए, कोई इशू नहीं है। देन इज द सेकंड कैटेगरी, एंड यहाँ पे हमने एक थंब रूल निकाला है। द सेकंड कैटेगरी इज 5 lakhs to 12.5 lakhs। अब अगर आप इसके बीच में लाइक करते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम, आपकी टोटल इनकम जो है वो इसके बीच में लाइक करती है, राइट? और अगर आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं न्यू टैक्स में जाऊं, मैं न्यू स्कीम में जाऊं, मैं ओल्ड स्कीम में रहूं, तो यहाँ पे आपके लिए एक हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, वो है कि रूल ऑफ 20%। अगर आप अपनी इनकम का 20%, राइट, डिडक्शंस क्लेम करते हो ओल्ड स्कीम में, तो आपको नई स्कीम में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके डिडक्शन 20% से कम है, दैट इज 10% है, 5% है, राइट, तो उस केस में आप न्यू स्कीम पे जा सकते हो। ये 20% का जो रूल है, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन केस यू आर अर्निंग बिटवीन 5 लाख टू 12.5 लाख। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्निंग है 7.5 लाख, तो अगर आप यहाँ पे टेबल पे देखोगे तो 7.5 लाख में जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें टैक्स है 20%, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें लोअर टैक्स है, दैट इज 10%। तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हो कुछ डिडक्शन लिए बिना, तो आपको 25,000 का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 7.5 लाख की इनकम में हो। बट सपोज आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो और आप 20% ऑफ 7.5 लाख, इतना हुआ 1,50,000। 1,50,000 का अगर आप डिडक्शन लेते हो, तो आपका इस स्लैब में जो टैक्स रेट है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो है 20%। इसका मतलब आप 30,000 रुपीज का टैक्स बेनिफिट ड्रॉ करते हो इन द ओल्ड स्कीम। तो आप ये देखो कि आप जब न्यू स्कीम में जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा 25,000, और अगर आप 20% डिडक्शन ले रहे हो तो आपको बेनिफिट ऑलरेडी 30,000 का हो रहा है। तो जब 30,000 का बेनिफिट हो रहा है तो आप क्यों जाओगे उस स्कीम पे जो आपको 25,000 का बेनिफिट दे रही है? यही आपका कम होता, 20% से कम होता, it would have been 15%, it would have been 10%, things would have been different, right? But they are not that different if you apply this rule of thumb, which is 20% आपका अगर इनकम का पार्ट डिडक्शंस में है, whether it is savings, it is interest, then you should definitely go for the old tax regime. Similarly, अगर आप देखिए आपकी इनकम 10 लाख है, 10 लाख पे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उस पर टैक्स है 20%, जबकि न्यू टैक्स रिजीम है उस पर टैक्स है 15%। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम पे जाने बेनिफिट हो सकता है अराउंड 37,500 का क्यूमुलेटिवली, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो बिकॉज ऑफ द लोअर टैक्स रेट। बट यू हैव टू फॉरगो डिडक्शंस। बट अगर आप डिडक्शंस ऑलरेडी क्लेम कर रहे हो 20% ऑफ 10 लाख विच इज 2 लाख रुपीज, तो ऑलरेडी आप 40,000 रुपीज का बेनिफिट ड्रॉ कर रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग इनटू द न्यू स्कीम। सिमिलरली इफ यू आर बिटवीन 10 लाख टू 12.5 लाख, तो जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें रेट है 20% और क्यूमुलेटिव बेनिफिट आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो ₹62,500 है। बट एग्जिस्टिंग रेजिम में अगर 20% जो अपना इनकम है उसको सेव कर रहे हो या उसका डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो इट इज 2.5 लाख, जो 30% के अंदर आता है, तो इट बिकम्स अराउंड 75,000 रुपीज का बेनिफिट आप ऑलरेडी क्लेम कर रहे हो। रिमेंबर in the previous this slide we have seen that maximum benefit we can draw from the new tax regime is 75,000। तो ऑलरेडी अगर आप 2.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 2.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, या आपका टैक्स एक्सपेंडिचर है, आपका हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, तो अगर आप 2.5 लाख का ओवरऑल डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो दैट इज द मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन ड्रॉ इन न्यू टैक्स regime which are already drawing in the old tax regime। अगर आपका डिडक्शन 2.5 लाख से ऊपर है, तो आप 12.5 लाख के ऊपर कितनी मर्जी आपकी इनकम हो, आपको न्यू टैक्स regime में कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। That is where comes third category, that is 2.5 lakh and above, in which we are saying that if deductions are more than 2.5 lakhs, stick to old regime, right? क्योंकि उसके बाद आपको कुछ फायदा नहीं होगा न्यू टैक्स regime में जाने का। एंड सेकेंडली, अगर आपका डिडक्शन से कम है, बहुत कम है, 1 लाख है, 1.5 लाख है और आपकी इनकम 15 लाख है, तो आप डेफिनेटली न्यू स्कीम पे आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस
एनालिसिस से एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो लोग डिडक्शन करते हैं, जो लोग प्रॉपर सेविंग करते हैं कुछ गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे पीपीएफ है या फिर जिनका हाउसिंग लोन्स हैं, एजुकेशनल लोन है, ये जिनके सब्सटैंशियल डिडक्शंस हैं, उनके लिए न्यू टैक्स रजीम का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यस, न्यू टैक्स रजीम में कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोगों को जाना भी चाहिए। जो लोग सेविंग्स में विश्वास नहीं करते या जिनको टैक्स प्लानिंग करने के लिए टाइम नहीं है, या जो उनको लगता है कि इट शुड बी वेरी सिंपल, अगर उनको न्यू टैक्स रजीम सिंप्लीफाइड लग रहा है, उनको लग रहा है कि इट इज़ नॉट worth the trouble to stick to old regime and calculate all the deductions, then they can migrate to new tax regime. But मेरा एडवाइस कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास टैक्स प्लानिंग करने का टाइम है तो प्लीज़ कीजिए। यू शुड सेव योर मनी, एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जो PPF वो वन ऑफ द वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन हाउसिंग लोन, एक एसेट क्रिएशन के लिए लोन लेते हैं आप, और एक डेफिनेटली हाउस के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये सब जो बेनिफिट हैं वो नॉट ओनली ये है कि आप टैक्स बचा रहे हो, बट ये भी है कि आपके एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक गुड हैबिट है। अगर आपके पास कोई अच्छा हैबिट है ओल्ड टैक्स रजीम में, तो आप उसको डू नॉट स्क्वेंडर इट अवे टू जस्ट गो टू न्यू टैक्स रजीम। अगर आपको 2-3 हज़ार का फ़ायदा हो भी गया न्यू टैक्स रजीम में जाने का, तो जो आपको लॉस होगा by not investing into PPF, इन्वेस्टिंग into FDs जो टैक्सेबल हैं, PPF जो टैक्सेबल नहीं है, अगर आप इतने ज़्यादा शायद केयरफुल हुए तो आप PPF में फिर भी इन्वेस्ट करोगे, बट यू मे गो इनटू द न्यू टैक्स रजीम। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू टैक्स रजीम में जा रहे हो तो PPF में इन्वेस्ट मत करो। बट मेरा पॉइंट ये है कि डिफरेंसेस इतना ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस उसी को सबसे ज़्यादा महसूस होगा जो ऑलरेडी टैक्स प्लानिंग नहीं करता है, एंड फॉर देम आई फील दैट दे शुड स्विच टू न्यू टैक्स रजीम। द पीपल हु डोंट वांट to do savings, or who are not interested in instruments provided, or who are feeling कि उनका सेविंग करने का ज़्यादा स्कोप नहीं है, अभी उनको ज़्यादा इनकम ऑन हैंड चाहिए, तो दे कैन गो एंड सेव द टैक्स। बट दोज हु आर सेविंग मनी, हु आर ड्राइंग हाउसिंग लोन्स एंड एवरीथिंग, तो फॉर देम आई थिंक इट इज़ बेनिफिशियल टू स्टिक टू ओल्ड regime। तो टेक योर डिसीजन वाइजली। ये कोई एडवाइस नहीं मैं दे रहा हूँ सबके लिए, बिकॉज सबका जैसे मैंने पहले कहा कि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वे ऑफ फाइनेंशियल फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट उस ईयर के लिए। तो आपको अपने हिसाब से देखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वापस जाइए अपने ITR में, अपने इंडक्शंस को देखिए। बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, न्यू टैक्स रजीम में कैसे कंपेयर करना है वो भी बता दिया है। तो देन यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना बेनिफिट होगा। रूल ऑफ 20 यूज़ कीजिए, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको न्यू टैक्स रजीम में जाने का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। एंड पोस्ट दैट यू कैन टेक अ डिसीजन कि आपको कौन सा टैक्स रजीम जो है वो बेनिफिट करता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मेक अ वाइज चॉइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।